फ्रिक्शन, सी व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फ्रिक्शन? फ्रिक्शन होता क्या है? Whenever an object is trying to move with respect to other object, जैसे फॉर एग्जांपल इससे मैंने ये अगर ये जो भी रिमोट है मेरे हाथ में, इफ आई ट्राई टू मूव दिस रिमोट, तो देयर इज अ फ्रिक्शन, राइट? पर अगर ये ऐसे लेके जा रहे हैं तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। मतलब जब मैंने ये ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इस सरफेस के रेस्पेक्ट में मूव किया तो ये फ्रिक्शन ऐड करता है। समझ में आया क्या? ठीक है, ओके। अगर दोनों साथ में मूव हो रहे हैं तो कोई फ्रिक्शन ऐड करने की जरूरत नहीं है। इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, तो फ्रिक्शन विल एक्ट whenever there is motion, or I should say relative motion. Relative motion is the correct term, right? अगर ये इस सरफेस के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन लग रहा है, राइट? अगर साथ में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन लग रहा है क्या? नहीं ना, तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो एक सरफेस दूसरे सरफेस के रिस्पेक्ट में मूव होना चाहिए, तो क्या होता है? फ्रिक्शन ट्राई टू अपोज दैट मोशन। ठीक है, वी कैन से दैट फ्रिक्शन एक्ट्स, ठीक है, ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन होना चाहिए, मतलब ठीक है, दोनों सरफेस सेम वेलोसिटी जा रहे हैं तो नहीं होगा, दे हैव टू हैव डिफरेंट वेलोसिटीज। दोनों सरफेस का वेलोसिटी अलग होना चाहिए, ये इसके रेस्पेक्ट में मूव होना चाहिए। ठीक है, एंड इट एक्ट्स इन सच अ वे दैट इट ऑपोजेस द रिलेटिव मोशन। यू शुड अंडरस्टैंड, फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता। अगर फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता होता तो वी कैन नॉट वॉक ऑन द रोड। समझा क्या? रोड पे चल रहा है तो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, समझो, मतलब फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ कार लाइक दिस, इमेजिन देयर इज अ कार लाइक दिस, ठीक है, इफ द कार इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन तो फ्रिक्शन कैसे एक्ट कर रहा है बताओ? फ्रिक्शन फॉरवर्ड ही एक्ट कर रहा है। तुम समझो, इफ यू लुक एट दिस कार का व्हील, कार के व्हील को जूम करो, ठीक है, तो कार का व्हील ऐसे घूम रहा है, ओके, घूम रहा तो ऐसा ना, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इसको चाहिए तो फिलहाल तुमको नहीं पता तो रहने दो, ये घूम तो ऐसे रहा है, ठीक है। इफ यू लुक एट दिस पॉइंट, लेट्स से इफ आई मार्क पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए व्हील के ऊपर है, ओके, और ये पॉइंट बी ग्राउंड के ऊपर है। ग्राउंड चल रहा है क्या? ग्राउंड तो रुका हुआ है, चल कौन रहा है? पॉइंट ए। बी तो रेस्ट पे, ग्राउंड वाला पॉइंट रेस्ट पे, ग्राउंड तो नहीं चल रहा है, चल रहा तो ए है, ठीक है। और ए की टेंडेंसी क्या है? पीछे जाने की कि आगे जाने की? पीछे, मतलब ए इज गोइंग पीछे, ए जो है वो पीछे जा रहा है, ऐसे व्हील ऐसे टर्न कर रहा है, राइट? तो ए का टेंडेंसी पीछे जाने का है। समझ में आ रहा है क्या? और फ्रिक्शन को ये बात पसंद नहीं है। फ्रिक्शन डज नॉट वांट कि वो रिलेटिव मोशन हो। फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों सरफेस रेस्ट में रहे। फ्रिक्शन, व्हाट इज द गोल ऑफ फ्रिक्शन? टू मेक श्योर दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन, मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दे शुड बी ऑलवेज एट रेस्ट। ऐसा वो क्यों करता है? वी अंडरस्टैंड, बट वी अंडरस्टैंड कि मतलब वो चाहता है कि सरफेस हमेशा साथ में रहे। नो रिलेटिव मोशन मतलब क्या है? सरफेस शुड बी ऑलवेज together. The goal of friction is to make sure that surfaces don't move with respect to each other. ये जो मोशन है वो नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ओके। तो ये जो सरफेस है वो ऐसे पीछे आने, तो ये पॉइंट पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे इसका मोशन पीछे की तरफ है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन उसको रोकना है, फ्रिक्शन इसके ऊपर फोर्स ऐसे आगे लगाता है ना, ये पीछे आ रहा है तो उसको अपोज कर रहा है, तो आगे आ। समझ में आ रहा है? तो जो व्हील्स है उस पर फ्रिक्शन ऐसे आगे लग रहा है, और इसके वजह से तो ये व्हील चल पा रही है आगे। इमेजिन करो कि यहाँ पे कोई कीचड़ है या मार्शी एरिया है, ठीक है, तो क्या होगा? व्हील जगह पे घूमते रहेगा। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन तो व्हील विल जस्ट रोटेट एट द सेम, उसी जगह पे घूमने लगेगा, राइट? फ्रिक्शन है इसलिए वो आगे आ पाता है। अगर द पॉइंट, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन विल द कार बी एबल टू मूव? नो। समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन यहाँ पे रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, बट मोशन को एड कर रहा है। कार इज एबल टू प्रोपेल आगे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन आगे नहीं एक्ट करता तो ये कार आगे जाती ही नहीं। समझा? इंजन क्या कर रहा है? सिर्फ पहिए को घुमा रहा है, बस वो आगे डायरेक्शन नहीं दे रहा है। इंजन, जो गाड़ी का इंजन क्या कर रहा है? सिर्फ पहिए को घुमा रहा है, ठीक है। जो आगे आने वाला काम है वो फ्रिक्शन समझ रहा है, फॉरवर्ड वेलोसिटी। इज मेकिंग सेंस? समझ में आएगा? इवन इफ यू साइकिलिंग, दोस्तों साइकिल कर रहे हो, जो पेडल मारते हो उससे क्या होता है? व्हील घूम रहा है ना, अगर वही व्हील कीचड़ में रहे तो जगह भी घूमता रहेगा, ठीक है। वो नॉर्मल लैंड पे तो आ जाता है, राइट? समझा? इफ देयर इज नो फ्रिक्शन दैट मींस क्या होगा कि वो जगह पे घूमने लगेगा। फ्रिक्शन है तो उसको आगे प्रोपेल करता है। इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? तो फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा? जब रिलेटिव मोशन, मतलब एक सरफेस दूसरे सरफेस के रेस्पेक्ट में मूव होने की कोशिश करेगा तब, ठीक है। इफ यू ट्राई टू मूव, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, देन फ्रिक्शन विल एक्ट। समझा? इफ यू डोंट मूव, देयर इज नो, मतलब देयर इज नो वे फ्रिक्शन विल एक्ट। कार रेस्ट में तो कुछ फ्रिक्शन एक्ट करेगा क्या? नहीं ना, जब वो मूव होने की कोशिश करता है तब फ्रिक्शन एक्ट करता है।
समझ में आई बात, ठीक है। तो क्या समझना है, फ्रिक्शन विल ऑलवेज एक्ट ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन, ओके, और आई कैन से I will add one more point during we can say during tendency of relative motion, tendency of relative motion मतलब अगर ऑब्जेक्ट मूव कर, जैसे तुमने अगर समझा, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, लेट्स टेक अ सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम। समझ लो ये कुछ 10 kg का पुली है, ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे एक पुली है और वो पुली में यू कैन ऐड वेट, यहाँ पर तुम वेट ऐड कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे बोला कि सरफेस रफ है, सरफेस इज रफ, एंड मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 kg डाला, इनिशियली मैंने इसमें 1 kg डाला, एंड आई फाउंड आउट 1 kg डाला मतलब क्या होगा कि नीचे कितना फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन्स, तो ये जो टेंशन है वो भी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 kg डाल रहा है तो यहाँ पे फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है, 10 से वो खींच रहा है, यहाँ पे समझ में आया क्या। मैंने देखा कि जब 1 kg मैंने ऐड किया तो ये ब्लॉक मूव ही नहीं हुआ, तो ये ब्लॉक मूव नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, किसी ने तो अपोज किया है इसको, मतलब ये अगर यहाँ से 10 से कोई खींच रहा है तो कोई तो उसको बैलेंस किया होगा तभी तो रुका है, ठीक है, कौन बैलेंस करेगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एफ ऑफ एफ लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, समझा क्या, ठीक है। तो अगर ये 10 न्यूटन बैलेंस हुआ है मतलब फ्रिक्शन ने उसको बैलेंस किया है, ठीक है। क्या ये ब्लॉक मूव हो रहा है, नहीं, ब्लॉक रेस्ट पे भी है अगर तो भी फ्रिक्शन एक्ट करता है, अगर तुम उसको मूव करने की ट्राई करोगे तो, ट्राई करना मतलब देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मोशन, इफ आई ट्राई टू मूव इट आल्सो फ्रिक्शन विल एक्ट, तो देयर इज अ मोशन, रिलेटिव मोशन हो रहा है या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है तो भी फ्रिक्शन एक्ट करता है, आगे करने पॉइंट, इससे मैं वहां पे टेंडेंसी वर्ड ऐड किया, समझ में आ गया। अच्छा अब देखो, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, देखो मैं यहाँ पे से लिखा, ऐसे लिख देते हैं, मतलब एक कॉलम बनाते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन थोड़ा केयरफुली, फ्रिक्शन की वैल्यू, ओके, लेट्स से टेंशन की वैल्यू और एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब मैंने 1 kg डाला मतलब वो टेंशन था 10 न्यूटन्स, एक्सेलरेशन 0 था मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, ठीक है, तो मैंने कहा फ्रिक्शन में 10 हो गया रहेगा, फ्रिक्शन ने बैलेंस कर लिया उसको, समझ में आ रहेगा, टेंशन को कौन बैलेंस कर रहा है भाई यहाँ पे, फ्रिक्शन। फिर मैंने कहा थोड़ा और वेट ऐड किया, मतलब कब हिलेगा ये देखते हैं, तो मैंने इसको 1 का 2 kg कर दिया, जैसे 2 kg किया तो ये बन जाएगा 20। आई फाउंड आउट कि मैं 2 kg डाला तो भी मूव नहीं हुआ, ये 10 kg ऐसे ऐसे है, रेस्ट पे ही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन वाज 0, ठीक है, मूव नहीं हुआ वो, तो इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू एडजस्ट कर ली, वो 10 का 20 हो गया, इजंट इट। अगर 20 न्यूटन यहाँ लगाए और ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है मतलब क्या है कि फ्रिक्शन ने उसको बैलेंस कर लिया रहेगा, तो मैंने थोड़ा और वेट ऐड किया, मैंने इसको 3 kg कर दिया, ठीक है, 30, फिर भी देखा गया एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस 30 को फ्रिक्शन ने बैलेंस कर लिया, समझा। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ से यहाँ तक रेस्ट पे ही है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको 4 kg किया, 40 न्यूटन से यहाँ पे 4 kg किया, आई फाउंड इट स्टार्ट स्लाइडिंग, जैसे ही हमने किया तो फिर स्लाइड होना चालू हो गया, मतलब एक्सेलरेशन कुछ तो नॉन जीरो हो गया, नॉन जीरो, इट स्टार्ट्स मूविंग, समझ में आ रहा है क्या। अब मुझे बताओ कि जब वो मूव कर रहा है तो भी फ्रिक्शन ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, समझ में आ रहा है क्या। उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होता है वो थोड़ा इससे कम होता है, कुछ 25 वैल्यू होता है, ठीक है। अब तुम कितना भी वेट बढ़ाओ, उसको 50 करो 60 करो करते जाओ, ठीक है, एक्सेलरेशन विल इंक्रीज बट फ्रिक्शन विल रिमेन कांस्टेंट। ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन कब एक्ट कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो समझ में आया क्या। जब ऑब्जेक्ट मूव होना चालू होता है, ठीक है, उस टाइम के बाद फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाता है। अब तक देखो क्या रहा है, जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ था, यहां तक देखो, जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हैं, इसको बोलते हैं अप्लाइड फोर्स, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं वैसे फ्रिक्शन ही बढ़ रहा था, कब तक, जब तक वो रेस्ट पे था। जैसे ही वो मूव होना चालू हुआ तो कितना भी तुम अप्लाइड फोर्स बढ़ा दो, ठीक है, फ्रिक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, जितना लग रहा है उतना लगेगा, बट ये कब होता है, मोशन होने के बाद। तो हमने फ्रिक्शन की 2 कैटेगरी बना ली, ठीक है। इसे फ्रिक्शन के 2 टाइप है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब क्या है, वो फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और एक्ट कर रहा है, ये वाला फ्रिक्शन देखो, समझ में आएगा। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और फिर उसको काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है। व्हाट वी फाउंड विद दिस एक्सपेरिमेंट इज दिस पॉइंट, हमने ये समझा इस एक्सपेरिमेंट से कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग है। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब उसका वैल्यू चेंज होता है, अगर तुम अप्लाइड फोर्स चेंज कर रहे हो, देखो जब 10 लगाया तो ये भी 10 हो गया, 20 लगाया तो वो भी 20 हो गया, तो अपनी वैल्यू वो चेंज कर सकता है,
डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू अप्लाई, समझा? पर कब तक चेंज करेगा? एक मैक्सिमम वैल्यू तक। उसके बाद जैसे 30 के ऊपर तुमने कुछ लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन बोलता है आप मेरे से नहीं हो पाएगा, फ्रिक्शन जो है वो गिव अप कर देता है। समझ में आ रहा है क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है एक, दिस वैल्यू हियर रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद क्या होता है? फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो वी कैन से स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग एंड इट हैज अ मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग वैल्यू भी बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू। इज मेकिंग सेंस? ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, इट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या है वील डिस्कस, मैं तुमको फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है, बट यू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस इन दिस टू फ्रिक्शन, स्टैटिक और काइनेटिक। अब मैं अगर ग्राफ बनाऊं ये सिचुएशन का, जो अपने एक्सपेरिमेंट किया, सर ग्राफ बनाया तो ग्राफ ऐसे कुछ दिखेगा। ट्राई टू ड्रॉ ग्राफ, दिस ग्राफ इज वेरी पॉपुलर इन द बुक्स, ऐसे कुछ उसने बनाए थे। ग्राफ इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ऐसे देखो बनाते हैं वो लोग, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो ये बता रहे हैं कि यहां तक ये जो है पॉइंट, ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस कॉल्ड एज मैक्स और लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू किसका? स्टैटिक फ्रिक्शन। यू कैन यूज एफएस एज अ सिंबल, एफएस लिखा हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यहां तक ऑब्जेक्ट, ये पार्ट तक, ये जो पार्ट है यहां तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, दिस पार्ट इज वेयर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, दिस पार्ट इज वेयर ऑब्जेक्ट इज मूविंग, यहां पे ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ओके। एंड यू सी कि ये जो वैल्यू है, देखो ये क्या वैल्यू है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी वैल्यू है? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है। समझ में आ रहा है क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू इज इंक्रीजिंग एज यू अप्लाई फोर्स, ठीक है। ग्राफ के एक एक्सिस पे फ्रिक्शन है और दूसरे एक्सिस पे अप्लाइड फोर्स है, जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। कब तक? एक लिमिटिंग वैल्यू तक। यहां तक क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, जैसे थोड़ा भी इससे वैल्यू बढ़ाया तुमने, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू बढ़ाया, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? इट विल स्टार्ट मूविंग, इट स्टार्ट्स मूविंग, देन काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट एंड उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। थोड़ा सा चमका, समझ में आएगा? ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक्टिंग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ मोशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग बट देयर इज टेंडेंसी, ओके। फ्रिक्शन ट्राई टू काउंटर बैलेंस दैट, समझ में आएगा? बट फ्रिक्शन कैन एक्ट ओनली अप टू अ लिमिट, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक लिमिट तक ही वैल्यू बढ़ा सकता है, उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाता है, और जब मूव करता है तो जो फ्रिक्शन ऐड कर रहा है उसको बोल रहे हैं काइनेटिक, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। समझ में आया इतना कॉन्सेप्ट? ठीक है, और सुनो, कोई कोई बुक में दे टॉक अबाउट रोलिंग फ्रिक्शन आल्सो, जब ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, मतलब जैसे ये व्हील जो है वो रोल कर रहा है, राइट, तो सबसे कम फ्रिक्शन जो एक्ट करता है वो रोलिंग के टाइम एक्ट करता है। इसलिए बॉल बेयरिंग सुना है वर्ड, मशीन्स में भी है बॉल बेयरिंग्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है, ओके। तो जो बॉल बेयरिंग्स है उसमें सब रोलिंग वाले बीड्स होते हैं, मतलब यू सी अ टिपिकल बॉल बेयरिंग, ऐसा कुछ, तो दो इसके बीच में सिर्फ छोटे से मेटल के बॉल्स रहते हैं, तो टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, रोटेशन होता रहता तब, ठीक है। तो रोलिंग में सबसे कम फ्रिक्शन एक्ट करता है। रोलिंग फ्रिक्शन विल डिस्कस इन डिटेल व्हेन वी डू रोटेशनल मोशन, वहां पे बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा समझ में आएगा टाइप ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, तो फ्रिक्शन मतलब क्या है? बेसिकली ऑपोजिशन टू रिलेटिव मोशन, जब कोई एक सरफेस दूसरे सरफेस के रेस्पेक्ट में मूव होता है तो फ्रिक्शन एक्ट करता है। पर क्वेश्चन ये है कि रीजन क्या है भाई, फ्रिक्शन एक्ट ही क्यों कर रहा है, मतलब व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? एक जस्ट वन सेकंड ना, वन मोर पॉइंट आई वांट टू स्पेसिफाई, ठीक है। सच वे दैट इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, आल्सो आई विल टेल यू कि इट विल एक्ट अलोंग द सरफेस, इट विल एक्ट अलोंग द सरफेस। मतलब देखो तुमने फ्रिक्शन में, ये सरफेस है हमारा, उसी लाइन पे बनाया है, नॉर्मल रिएक्शन विल एक्ट परपेंडिकुलर टू सरफेस, राइट, फ्रिक्शन विल एक्ट अलोंग द सरफेस, सरफेस की लाइन में ही एक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे फ्रिक्शन ऐसे एक्ट कर रहा है, राइट, समझ में आएगा? फ्रिक्शन देखो यहाँ पे ऐसे सरफेस की, ये जो सरफेस है उसके लाइन में एक्ट कर रहा है, समझ में आएगा? ये तो कुछ कुछ पॉइंट्स बताना चाहिए, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है और सरफेस के अलोंग एक्ट करता है। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, एक और समझो, इसमें एक पॉइंट ये समझना है कॉज क्या है फ्रिक्शन का। तो हम हमारे बुक से दो मेजर कॉज की बात करते हैं, बोलो, ठीक है। कॉज नंबर 1 is called contact forces, and cause number 2 is actually nature of
नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट बताता है। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है देखो सुनो, ठीक है। हैव यू हर्ड दिस वर्ड कोहेसिव फोर्स एंड एडिसिव फोर्स? कभी सुना है कोहेसिव फोर्स एंड एडिसिव फोर्स? एडिसिव सुना है क्या? कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है? इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉल्ट ले लूं, उसको बहुत टाइट प्रेस करूं, ठीक है, इट फॉर्म्स अ लंप, मतलब सेम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। समझा क्या? ठीक है, तो विद इन मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज अट्रैक्शन। तो ये है अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन molecules of same type, between same molecules. Okay, adhesive force is basically force of attraction between different molecules. जैसे फेविकोल है ना, दो अलग अलग चीजों को चिपकाए थे। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं कोहेसिव एडिसिव फोर्स? वेदर द मॉलिक्यूल आर ऑफ सेम टाइप और ऑफ डिफरेंट टाइप। अगर दो सरफेस को जब तुम कांटेक्ट में लेके आते हो तो क्या होता है कि इनके बीच में एक कोहेसिव एडिसिव फोर्स एक्ट करने लगेगा। अगर डिफरेंट टाइप है तो एडिसिव एक्ट करेगा, और सेम टाइप है तो कोहेसिव एक्ट करेगा। समझ में आया क्या? ठीक है, पर वो क्या करेगा, जैसे तुम सरफेस को कांटेक्ट में लाते हो तो ये क्या करेगा, इसका इट काइंड ऑफ होल्ड देम टुगेदर। दिस फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो उसको पकड़ लेगा वो। समझ में आ रहा है क्या? जब तुम उसको मूव करने की कोशिश करते हो तो रोकेगा। So this cohesive adhesive force will try to make sure that surfaces stick to each other. So when you try to move them, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो, ठीक है, चाहे सेम टाइप को रखो या डिफरेंट टाइप को रखो, अट्रैक्टिव फोर्स तो अट्रैक्ट करेगा उसको, ठीक है। जब तुम मूव करते हो तो ये अट्रैक्टिव फोर्स को मतलब जाने नहीं देते, पकड़ रखते हैं। मतलब जो अपोजिशन आ रहा है वो इसके से आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? और दूसरा सरफेस क्या बोलते हैं लोग कि नेचर ऑफ सरफेस, मतलब हम ऐसे बोलते हैं, इफ आई टेक टू ग्लास का सरफेसेस, ग्लास बोलते हैं बहुत स्मूथ है, राइट, ठीक है। इफ आई टेक टू ग्लास सरफेस आल्सो, ठीक है, तो समझ लो एक ग्लास सरफेस है और एक वुड सरफेस है, वुड का प्लैंक है और एक ग्लास का प्लैंक है। इसको तुम जूम करोगे, अगर एकदम जूम करो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो जो सरफेस है वो एक्चुअली ऐसे दिखते हैं, दे लुक लाइक दिस, दे लुक स्मूथ ओनली टू आवर आई। जैसे ये बोर्ड भी तुमको बहुत स्मूथ लग रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसमें थोड़े खड्डे दिखेंगे तुमको ऐसे। तो टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट आर एक्चुअली लाइक दिस। हमको दिखता है कि मतलब एकदम स्मूथ है, ठीक है, पर अगर एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो देयर विल बी हिल्स एंड डेल्स, क्रेस्ट एंड ट्रफ रहेगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या? और ये क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेते हैं। तो तुम इसको मूव करते हो तो ये जो इंटरलॉकिंग है वो उसको रोकती है। समझा? तो इट इज इंटरलॉकिंग इन रियलिटी, यू कैन से एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, at microscopic level we can say that कि surfaces are not smooth, are not perfectly smooth होना चाहिए, है ना, are not perfectly smooth, and इसकी वजह से क्या होता है कि there is a interlocking, and ये interlocking की वजह से क्या होगा कि जब तुम इसको मूव करोगे तो there is a resistance। इज मेकिंग सेंस? तो दो मेजर कॉज बोलते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल कोई भी स्मूथ नहीं होता, दूसरा चाहे स्मूथ हो या ना हो, देयर इज ऑलवेज अ कोहेशन एंड एडिशन फोर्स, ठीक है। कोहेसिव एडिसिव फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स को हमेशा चिपका के रखेगा, मतलब, ठीक है। इसके से क्या होता है, जब तुम मूव करते हो तो एक सेंस ऑफ अपोजिशन मिलता है, और उस सेंस ऑफ अपोजिशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये कॉलिंग उसको फ्रिक्शन। समझ में आएगा थोड़ा सा, ठीक है। लास्टली एक और थोड़ा फॉर्मूला बताते हैं तुमको। फॉर्मूला क्या है देखो, ठीक है, ये थोड़ा सा हमको समझना है कि फ्रिक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या प्रॉपर्टीज क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बोलते हैं हम लोग ये है, जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, दैट यू मस्ट नो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये देखो, ये जो तुम्हारा रिमोट है, ठीक है, इसको मैं मूव करूँ तो मुझे सडन फ्रिक्शन लग रहा है, राइट, है ना, कुछ तो फ्रिक्शन लग रहा है मुझे, राइट। अब समझो तुमने आके इसमें हाथ से इसको दबा दिया ऐसे, यू प्रेस इट हार्ड, ठीक है, इफ यू प्रेस इट हार्ड व्हाट विल हैपन, एंड देन आई विल टू मूव इट। मतलब ये ब्लॉक है और इसको मैं खींच रहा हूं यहां से, तो कुछ तो फ्रिक्शन लग रहा है, सम फ्रिक्शन इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड, बट व्हाट इफ समबडी प्रेसेस ऊपर से और फोर्स लगा रहा है अगर, तो तब मैं इसको खींचने की कोशिश करूं तो क्या मुझे और डिफिकल्टी होगी ना, मतलब, ठीक है। इसका जितना प्रेस कर रहे हैं उतना नॉर्मल बढ़ रहा है, समझ रहा है? ऊपर समझ लो, अगर नॉर्मली क्या होता है, देखो, अगर ये ब्लॉक की वजन अगर 1 kg है तो ये 10, और ये n की वैल्यू कितनी आएगी 10, पर ऊपर से अगर मैं 100 लगा दिया तो अब n कितना हो जाएगा
110, समझ में आ रहा है क्या? जितना हम ऊपर से प्रेस करते हैं उससे क्या बढ़ रहा है? नॉर्मल रिएक्शन, और जितना n बढ़ रहा है उतना ही क्या फ्रिक्शन बढ़ रहा है? समझ में आ रहा है? उतना डिफिकल्ट होगा मूव करने के लिए यार, पहले आराम से खींच रहा था, कोई दबा देगा तो और डिफिकल्ट होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन जो है वो किससे प्रोपोर्शनल है? नॉर्मल रिएक्शन से। इसका मतलब कांस्टेंट चाहिए अपने को, तो दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज म्यू। इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कौन से दो सरफेस जॉइंट है या कांटेक्ट में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वुड और ग्लास में कुछ और होगा, वुड और वुड के बीच में कुछ और होगा, समझा? ग्लास और रबर के बीच में कुछ और होगा, रबर और रोड के बीच में कुछ और होगा, ठीक है? तो इसकी वैल्यू देंगे वो लोग या तुमको पूछेंगे जो भी है, ठीक है? तो दिस वैल्यू डिपेंड्स ऑन व्हाट? नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। आई जस्ट राइट इट हियर, इट्स अ कोर प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट, उस पर डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द केस में दे विल गिव यू दिस वैल्यू, समझा? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज कि फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब ये है, जैसे अगर इफ आई कीप माय हैंड ऑन दिस बोर्ड, ठीक है, एंड आई ट्राई टू मूव इट, तो देयर इज सर्टेन लेवल ऑफ फ्रिक्शन, राइट? तो ये मैटर नहीं करता कि पूरा हाथ लगा के रखा है या सिर्फ एक उंगली, फ्रिक्शन उतना ही लगेगा, समझा? हैव यू सीन दोस ओल्ड डोर स्टॉपर्स, रबर के लगा देते छोटे छोटे? अभी उन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डोर है तो तुम, यू डोंट गेट डिफरेंट साइजेस, राइट? वो एक ही साइज का मिलता है वो, ठीक है, रबर का, तो उसमें रबर है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? वो कितना बड़ा है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ऑब्वियसली द डायनामिक्स आर इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, हाउ मच फ्रिक्शन का वैल्यू विल गेट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? कितना एरिया कांटेक्ट में है उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? खाली नेचर ऑफ जो सरफेस है वो इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है? क्या कांटेक्ट में है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब रबर और वुड कांटेक्ट में है कि वुड और वुड कांटेक्ट में है कि वुड और ग्लास कांटेक्ट में, वो चीज मैटर करती है, ठीक है? उसका एरिया मैटर नहीं करता। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए लास्ट में लोग लिख देते कि ये जो म्यू है उस पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? या इट विल डिसाइड हाउ मच फ्रिक्शन इज बीइंग अप्लाइड। समझ में आया सर प्रॉपर्टीज, ठीक है? ये जो फॉर्मूला है ये हमारे ये जनरल फॉर्मूला है और ये काफी काम का है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, ओके? बट थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है। फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन यू मस्ट नो स्टैटिक वर्सेस काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन का जब फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग, तो यू नो दैट द वैल्यू इज कांस्टेंट, राइट? तो उसका फॉर्मूला एफ के इज एक्चुअली म्यू के एन, बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इसको, ठीक है? और जब स्टैटिक लिखते हैं एफ एस, तो उसको देखो ऐसे लिखते हैं, बोलते हैं इट इज बिटवीन 0 एंड म्यू एस एन। इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको बोला कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाई दिस फॉर्मूला इज लाइक दिस। मैंने देखो ग्राफ दिखाया था, बोला ये ग्राफ बताया था, राइट? काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू क्या है? हमेशा कांस्टेंट, तो उसका वैल्यू इक्वल टू म्यू एन, हमेशा यही रहने वाला है, ठीक है? म्यू के एंड म्यू एस दे विल गिव, ओके? बट स्टैटिक फ्रिक्शन तुम देखो, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू 0 से शुरू हो रही है और एक मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज दिस। समझ में आया क्या? ओके, इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 एंड म्यू एस एन, वो तो डिपेंड करे तुमने कितना फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है? अगर तुमने कम फोर्स अप्लाई किया है तो फ्रिक्शन भी कम होगा, जैसे तुम बढ़ाते जाओगे वैसे फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, बट एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है वो। समझ में आया क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, ओके? इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 to mu s n. This point is extremely important. It is self-adjusting in nature. If they ask you what is the limiting value, ऐसे बोला limiting value बोला या max value बोला तो ही तुम mu s n लिख सकते हो। max value उसकी mu s n है, static friction खुद mu s n है क्या? नहीं, may or may not be. It depends how much force is being applied. समझ में आएगा? And this point is very very important because rotational motion में क्या होता है कि जो फ्रिक्शन रोलिंग के टाइम एक्ट करता है वो स्टैटिक नेचर में रहता है, तो उसको ढूंढना पड़ता है। वी कैन नॉट जस्ट डायरेक्टली mu s n, देखना पड़ेगा कि भाई क्या वैल्यू जब आ रही है वहां पर। और पॉइंट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन में कुछ समझे नहीं समझे ये समझ लो, ठीक है? कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 0 से लेके म्यू एस एन के बीच में कुछ भी आ सकता है, ठीक है? अगर बोला मैक्सिमम वैल्यू बताओ उसकी क्या है, दैट इज म्यू एस एन। ओनली इफ दिस वैल्यू लिमिटिंग, इफ दे यूज द वर्ड लिमिटिंग वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, देन ओनली यू हैव टू कंसीडर द वैल्यू टू बी म्यू एस एन, ठीक है? नहीं तो वो कुछ भी हो सकता है इसके बीच में, ओके?
काइनेटिक ऐसा नहीं है, काइनेटिक वैल्यू फिक्स्ड है, म्यू के एन, दैट्स इट। और एन निकालना हमने सीखा है एनएलएम में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बताया कैसे एन निकालते हैं बैलेंस करके, तो ये हम कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस हियर? अच्छा, ऑल्सो इन जनरल आई कैन से दैट, एक और चीज बताते हैं, इन जनरल, नॉट ऑलवेज बट इन जनरल वी कैन से दैट कि जो म्यू एस है वो म्यू के से बड़ा होता है, और देयरफॉर आई कैन से कि जो एफ एस मैक्स वैल्यू है वो हमेशा एफ के से बड़ा होगा इन जनरल, ठीक है। कभी कभी वो इक्वल टू भी ले सकते हो, मोस्टली बड़ा होता है या इक्वल टू, बस। क्यों ऐसा? देखो म्यू एस बड़ा क्यों है म्यू के से, उसका रीजन यही है, ठीक है। देखो जब रेस्ट पे होता है ना, तो ये जो हिल्स एंड डेल्स फ्यूज, दे काइंड ऑफ फॉर्म अ बॉन्ड, ऐसे फ्यूज जाता है वो, जैसे एक वेल्डिंग, इसको सॉफ्ट वेल्डिंग बोलते हैं अपन, ठीक है। जब तो सरफेस को तुम रखते हो तो बिकॉज ऑफ वेट जैसे सॉफ्ट वेल्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जैसे पकड़ लेते हैं सिर को, ठीक है। जब तुम मूव करते हो, ठीक है, तो तुमको ये इंटरलॉकिंग ब्रेक करनी पड़ती है। जब तुम ब्रेक करते हो तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, इसलिए जब ब्रेक फर्स्ट टाइम जब ब्रेक करते हो, जब उसको पहली बार मूव कराना होता है, ठीक है, तो जब फ्रिक्शन इज हाई, एक बार जब ब्रेक कर दिया वो सॉफ्ट वेल्डिंग, फिर तो ये स्मूथ हो जाता है, फिर फटाफट चलेगा वो, समझा? तो व्हेन इट इज एट रेस्ट द फ्रिक्शन इज मोर, ठीक है। व्हेन इट इज मूविंग ऑलरेडी दिस इंटरलॉकिंग इज नॉट देयर। समझ में आ रहा है? जब तुम रेस्ट पे हो तो क्या हो रहा है कि जो हिल्स एंड डेल्स से इंटरलॉक हो चुके हैं, ठीक है, तो काइंड ऑफ सॉफ्ट फ्यूज, ओके। तो व्हेन यू आर मूविंग इट यू हैव टू टेक मोर एफर्ट, तो चलाने के लिए थोड़ा एफर्ट लगेगा, चल गया तो फिर ये इंटरलॉकिंग नहीं होती है, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो इन जनरल यू कैन से दैट कि म्यू एस जो है वो म्यू के से बड़ा है। अगर कुछ नहीं बोला तो यू कैन ऑलवेज अज्यूम इसको इक्वल। समझ में आया क्यों है? ठीक है, तो दिस वाज थियरी पार्ट, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स, और इसके साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। काफी है।